सो चलिए फ्रेंड्स, लॉन्ग क्वेश्चन से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं नंबर्स के बारे में। वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। सो नंबर्स दो तरीके के होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 11th क्लास में आप पढ़ेंगे, और रियल नंबर हमें अभी पढ़ना है। सो बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे अंडर रूट के अंदर -1 या रूट के अंदर -2। ओके, बाहर आपने देखा होगा, लेकिन जो अंडर रूट के अंदर जब -1 माइनस साइन लगता है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। डिटेल में हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, अभी बस आपको इतना पता होना चाहिए। सो रियल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो रियल नंबर भी दो तरीके के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल में 3 कैटेगरीज आती हैं। वैसे तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिन्हें हम डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि उसमें दो तरीके के नंबर इंक्लूड होते हैं, होल नंबर और नेगेटिव नंबर। होल नंबर यानी कि माइनस जितने भी नंबर होते हैं, और होल नंबर में 0 से जो स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। सेकेंड रैशनल नंबर में कैटेगरी होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब जिनका रिमाइंडर 0 आ सकता है, जैसे 0.5। जैसे 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, 0.5। मैंने लिख भी रखा है, रिमाइंडर 0 आएगा। और थर्ड कैटेगरी रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि नंबर्स जो है रिपीट होते रहेंगे। हमने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, जैसे हम 1/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.333 रिपीट होता जाएगा। ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ना तो वो उनका रिमाइंडर 0 आता है और ना तो रिपीट होते हैं नंबर्स। जैसे 0.639, तो आप देख सकते हैं हर बार अलग नंबर आ रहा है। पाई हो गया, पाई की वैल्यू भी 3.14 समथिंग। बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो रिपीट नहीं होते। √2, तो ये सारे इरेशनल नंबर हैं। तो हमने एक पूरा चार्ट पढ़ लिया है नंबर से रिलेटेड। सो होप सो आपको क्लियर है। सो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया नंबर से रिलेटेड, कि रियल नंबर में क्या कौन कौन से नंबर आते हैं, इंटीजर, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, रैशनल नंबर में। ओके, सो होप सो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। वो बोल रहा है n की कोई सी भी वैल्यू पे क्या जो नंबर आएगा वो 0 पे एंड हो सकता है, जैसे 6 की पावर 2 या 6 की पावर 3, या जो भी ऐसे नंबर बनेंगे n की वैल्यू डाल के, क्या वो 0 पे एंड हो सकते हैं। तो पहले हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो कोई भी नंबर 0 पे एंड कब होंगे, एग्जांपल सपोज 30, 100, 90, ये सब 0 पे कब एंड हो रहे हैं, जब ये नंबर 10 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 10। ये नंबर क्या हो, 10 से डिविजिबल हो, तभी तो नंबर 0 पे एंड होंगे। देखो, क्योंकि 30 भी 10 की डबल में आता है, 100 भी आता है, 90 भी आता है, तो 10 से डिविजिबल होना ज़रूरी है, तभी कोई भी नंबर 0 पे एंड होगा। सो नंबर 10 से कब डिविजिबल होगा, जब उस नंबर के फैक्टर में 2 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ नंबर। फैक्टर्स ऑफ नंबर यानी कि 2 और 5 फैक्टर होना ज़रूरी है, तभी तो 10 से डिविजिबल होगा। जैसे 30 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, यही आएगा ना। हमने किया था ना, याद करो। 30 छोटे नंबर से चालू करते हैं, सबसे पहले 2 से चालू किया, फिर 3 से, क्योंकि 2 की डबल में जाएगा नहीं, फिर 5 से। देखो 2 और 5 प्रेजेंट है, तभी तो 10 बनेगा, तभी तो 0 आएगा। सिमिलरली 100 भी देख सकते हैं आप, 100 भी देखिए, इसमें भी 2 और 5 प्रेजेंट है,
तभी एक ज़ीरो है। देखो 2 और 5 एक और प्रेजेंट है तो एक ज़ीरो आ रहा है। तो 2 एंड 5 का होना ज़रूरी। 90 में भी देख सकते हैं आप, इसमें भी 2 और 5 प्रेजेंट है, तभी तो ज़ीरो बनेगा। 10 से डिविजिबल तभी होता है जब 2 और 5 फैक्टर्स हो। तो फैक्टर्स बता दिए मैंने। तो अब हम चेक करते हैं 6 की पावर n के क्या फैक्टर्स होंगे। तो अब हम आंसर चालू करेंगे, सारा एग्जाम्पल था। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इफ़ कैसे करेंगे, इफ़ एनी नंबर, इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे होगी। प्रेजेंटेशन देखिए इस आंसर कैसे होगी। इफ़ एनी नंबर एंड्स with digit 0, तो क्या होना चाहिए, इट शुड बी, आप ऐसे प्रेजेंट करेंगे आंसर को तभी फुल नंबर मिलेंगे, डिविजिबल बाय 10। ठीक है। सो हम कुछ n की वैल्यूज़ पे मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा। पहले हम 6 की पावर n के फैक्टर्स देखते क्या होंगे। 6 किससे बना है, 2 इंटू 3। तो क्या 2 और 3 से बना है 6, तो क्या 5 प्रेजेंट है इसके फैक्टर्स में, नहीं। तो इसका मतलब ये 0 पे एंड नहीं होगा। ओके, सिंस 5 is not the factor in 6 की पावर n, therefore it cannot end with 0। आपको एग्जांपल भी रख सकते हैं, आप कोई सा भी नंबर रख दीजिए n की जगह, कुछ भी रख दो। तो मैंने रख दिया 6 की पावर, सपोज करते 5 रख दिया n की वैल्यू, एट n बराबर 5। क्या वैल्यू आएगी, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 5 बार। तो इन सब के फैक्टर 2 3 2 3 बनेंगे 6 के फैक्टर। 5 तो आया नहीं, तो जो भी नंबर बन रहा है क्या बनेगा नंबर, तो नंबर बना 777 6। तो ये देखो नहीं जा रहा है। ओके, मैंने आपको बता दिया, चेक भी कर देंगे, चेक करके दिखा देना। तो हैंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। होप सो आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो। ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीन, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, ये कंपोजिट नंबर हमें बताना है क्यों है। एक्सप्लेन वाई, तो इसे सॉल्व करने से पहले हमें दो नंबर के बारे में पता होना चाहिए, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर, ऐसे तो आपने पहले पढ़ा होगा लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। यानी कि ऐसे नंबर जो सिर्फ अपनी और 1 की टर्म में आते हैं, यानी कि इट हैज़ 2 फैक्टर्स, हैज़ 2 फैक्टर्स। ओके, कंपोजिट नंबर क्या होती है, जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए 17 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 17 तो किसी की टर्म में आता ही नहीं, तो खाली 17 की टर्म में आता है। तो इसके दो फैक्टर क्या क्या होगा, 1 हो जाएगा और एक 17। 1 तो सभी का ही फैक्टर है, ठीक है ना।
तो इसके खाली 2 ही फैक्टर हुए, तो ये कौन सा नंबर हो गया? प्राइम नंबर। क्लियर है? 1 हो गया एक फैक्टर और एक खुद नंबर हो गया। अब एक दूसरा नंबर लेते हैं, 20 लेते हैं। तो 20 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे जब हम निकालेंगे? 20 के फैक्टर होंगे, पहले छोटे टेबल से चालू करते हैं, कितने बार जाकर डिवाइड करके चेक करेंगे? 10 बार। फिर चेक करेंगे, अब 2 से नहीं जाता, अब सीधा 5 से जाएगा। इसका फैक्टर 1 तो खैर होता ही होता है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3, तो 3 फैक्टर हो गए। तो ये कौन सा नंबर बन गया? कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया? कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया आप सबको? यानी कि वह नंबर किसी की टेबल में जो नहीं जाता है अपने टेबल के अलावा, वो बोलते हैं प्राइम नंबर, और जो दूसरों के टेबल में भी चला जाता है, जैसे 22 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, तो इसे बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। सो आपको क्लियर हो गया होगा गाइस, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर सिर्फ अपनी और 1 के टेबल में आता है, और 20 दूसरों के टेबल में भी आता है, जैसे 2 और 5 अपने और 20 के अलावा। गाइस क्लियर हुआ होगा आपको? तो अब हम इनसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट है, तो ये कुछ थाउजेंड्स में नंबर आ रहा होगा। तो इसे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये नंबर किसी और के टेबल में आ गया तो ये कंपोजिट बन जाएगा, नहीं तो ये प्राइम नंबर हो पाएगा। ओके, तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 13 में कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? 7 × 11 × 1, क्योंकि 13 तो हमने बाहर ले लिया, प्लस 1, 13 का कॉमन ले लिया। तो देखिए 13 इसका फैक्टर निकल गया, यानी कि 13 की टेबल में नंबर आ रहा है, यानी कि किसी और की टेबल में आ गया नंबर। तो ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। रीज़न समझ में आ गया? सिंस the number is divisible by 13, therefore it is composite number। तो सेम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, सेकंड पार्ट देखते हैं। दूसरा कौन सा नंबर है? ये नंबर है बड़ा सा। तो देखिए 5 कॉमन आ रहा है, हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, 5 कॉमन निकाल दिया और अंदर लिख दूंगा सारे नंबर्स को, 4 3 2 1। ओके, तो सेम, सिंस इट इज़ डिविजिबल बाय 5, इट इज़ डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। अगर कोई भी कॉमन हम नहीं निकाल पाते तो प्राइम नंबर हो जाता है। ओके, समझ में आया रीज़न? कंपोजिट नंबर क्या होता है? दूसरों के टेबल में भी आते हैं, प्राइम सिर्फ अपने और 1 की टेबल में आते हैं। तो ये नंबर थाउजेंड्स में आ रहा था, अगर ये नंबर किसी और की टेबल में नहीं आता तो प्राइम हो जाता, लेकिन ये 13 की टेबल में आ रहा है क्योंकि 13 एक फैक्टर निकल गया। पूरा सॉल्व हमने करना नहीं है, बस हमें चेक करना है, तो इसीलिए कंपोजिट हो गया। सिमिलरली इसमें 5 कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन ले, बाकी ऐसे ही लिख दिया। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा उम्मीद है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। So we will start from question number 3 now. Prove that root 3 is an irrational number. So पहले हम सपोज कर लेते हैं कि रूट 3 रैशनल। अगर हमारी एजम्पशन गलत हो गई तो प्रूव हो जाएगा कि ये इरेशनल नंबर है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। तो हैंस रूट 3 कैन बी रिटन in the form of p by q, क्योंकि रैशनल नंबर को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p एंड q क्या होंगे? p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का क्या मतलब होता है?
नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अदर देन 1. So √3 is equal to p by q. तो q को उधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3q इज इक्वल टू p. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, q के उधर ले गए, √3 इज इक्वल टू q. अब करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो √3 का स्क्वायर 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. तो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाय 3. सो एक थ्योरम है, इफ p is a prime number and p divides a square, then p divides a. यहाँ पे p क्या है, 3 है, ये वाले p की बात नहीं हो रही है. ओके, बोलो अगर 3 जो है अगर वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा क्लियर में होगा. तो एग्जांपल से मैं बताता हूँ. जैसे सपोज कर लेते हैं कि कोई नंबर है प्राइम, जैसे p मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं जैसे इस क्वेश्चन में है, और a स्क्वायर मान लेते हैं 36. तो p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो a कितना आएगा 6, और 6 भी डिवाइड हो जाएगा 3 से. तो थ्योरम आपको समझ में आ गई है. तो इस थ्योरम से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, सो 3 शैल डिवाइड a ऑल्सो. अगर 3 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी करेगा. ओके, मैंने एग्जांपल से बता दिया आपको. सो p स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 है तो p भी डिविजिबल बाय 3 होगा. हमने लास्ट एग्जांपल से समझा. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो p बाय 3 था उसे मान लेते हैं हम q मान लेते हैं, और कुछ और मानते हैं, उसे मान लेते हैं हम z. ओके, जहाँ पे z जो है कुछ इंटीजर, वेयर z इज इंटीजर, इंटीजर. ओके, तो p बराबर क्या हो गया, 3z. बराबर क्या हो गया, 3z. सो अब हम क्या करेंगे, पुटिंग p बराबर 3z. तो याद है हमारा जो पीछे आया था, क्या आया था हमारा, याद है ना, लिख लेते हैं फिर से. 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर आया था ना, हम लिख लेते हैं इसको. तो हमारा क्या आता है, 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर. तो 3q स्क्वायर बराबर, अब हमने क्या डालेंगे, p की जगह 3z. 3q का स्क्वायर इज इक्वल टू 9z स्क्वायर. तो q स्क्वायर बराबर, ये नीचे चला गया, 3z स्क्वायर. तो q स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू z स्क्वायर. तो यानी कि सेम थ्योरम, इफ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, so q is also divisible by 3. तो हमने तो स्टार्टिंग में इन दोनों को को प्राइम माना था. को प्राइम तो मतलब होता है कि इनके कोई कॉमन फैक्टर, लेकिन 3 तो दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया. ये भी 3 से जा रहा है और q भी 3 से जा रहा है. तो देयरफॉर p एंड q आर नॉट को प्राइम. तो हमारी assumption क्या हो गई, गलत हो गई. हैंस आवर assumption इज रॉन्ग. हैंस आवर assumption is
wrong. Okay, so therefore root 3 is an irrational number. हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि रूट 3 को रैशनल मान लिया, हम उल्टा एज्यूम करके चलेंगे। उसके बाद हमने माना था कि पी और क्यू को प्राइम होने चाहिए, लेकिन पी और क्यू दोनों ही 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर तो होता नहीं को प्राइम का 1 के अलावा, लेकिन इनका 3 है, इसीलिए हमारी एजम्पशन जो गलत हो गई। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो लास्ट क्वेश्चन की तरह ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा देखते हैं। प्रूव दैट 3 + 2√3 इज इरेशनल। तो सेम करेंगे। लेट अस अज्यूम 3 + 2√3 इज एन रैशनल नंबर। तो 3 + 2√3 को मैं p/q की फॉर्म में लिख दूंगा, वेयर p एंड q आर को प्राइम। ये लिखना ज़रूरी, नंबर कटेंगे अगर आपने को प्राइम नहीं लिखा, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो यहाँ से मैं अब हम क्या करेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे, इधर प्लस का तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, p/q - 3। अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो आपको पता है q और 1 का एलसीएम q ही होगा। देखते इसकी टेबल में कितनी बार था, 1 बार, 1 × p। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, कैसे लिए एलसीएम 1 और q का एलसीएम q। फिर देखते हैं डिनोमिनेटर एलसीएम की टेबल में कितनी बार आता है, 1 बार आएगा q की टेबल में, फिर 1 को p से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे तो ये क्लास 6 में बता देते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। और 1 की टेबल में q कितनी बार आएगा, q बार, तो फिर q को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3q आ गया। तो √3 बराबर क्या आ जाएगा, p - 3q = q। तो सिंस अब देखो √3 को तो हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया, p/q मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया है, तो ये तो रैशनल होना चाहिए, सिंस √3 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, therefore it should be क्या, रैशनल। बट √3 इज एन इरेशनल नंबर, हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूफ किया था। इरेशनल नंबर तो हमारी हैंस आवर हमारी एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। therefore 3 + 2√3 is an irrational number। होप्स आपको क्वेश्चन समझ में आया। हमने क्या किया, हमने फिर से बता देता हूँ, इसको p/q की फॉर्म में एज्यूम कर लेंगे पहले कि ये रैशनल है। मैंने बताया था अपोजिट एज्यूम करते हैं, तो फिर p/q की फॉर्म में आना चाहिए, जहाँ p और q को प्राइम में लिखना मैंडेटरी है। फिर हम √3 की टर्म्स में लाएंगे सारे नंबर को, तो 3 को पहले इधर भेजना पड़ेगा, फिर एलसीएम लिया, फिर 2 इधर था तो मल्टीप्लाई में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इधर 2 लिखा नहीं हमने, 2 इधर लिख देंगे। तो हमने तो इसको फ्रैक्शन में लिख दिया p/q के फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या है, ये तो रैशनल होना चाहिए, लेकिन √3 क्या है, √3 तो इरेशनल है। हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रूफ किया था, तो हमारी एजम्पशन क्या होगी, रॉन्ग। देयरफॉर इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चंस को काफ़ी प्रैक्टिस करना, इरेशनल प्रूफ करने का तो पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है, और एलसीएम एचसीएफ का, इन 2 कॉन्सेप्ट पे तो इस चैप्टर पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। सो आई थिंक इन 4 क्वेश्चन सफिशेंट है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 में आपको क्या करना है, मेरी फर्स्ट वीडियो एमसीक्यू वाली ये वीडियो, और जो मैंने शॉर्ट्स में एनसीईआरटी क्वेश्चन मार्क कराए वो, इन तीनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, तो आपके मोर देन 90% इस चैप्टर में से तो आ ही जाएंगे। पूरे भी आ सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। कॉन्सेप्ट सेम ही रहेंगे, बस डिजिट्स चेंज हो जाएंगी और क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा बदल सकता है, बाकी इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आएगा ये चैप्टर। तो होप सो आपको चैप्टर नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। सो ऐसे ही बाकी सारे चैप्टर्स की सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, ये वीडियो सीबीएसई या यूपी बिहार आईसीएसई कोई भी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सब में सेम है।
तो अब ये सोच के टाइम वेस्ट मत करना कि ये कौन से बोर्ड से हमारे बोर्ड करनी है, सभी बोर्ड के लिए वीडियो। सो 3 चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, फर्स्ट वीडियो MCQ की, लॉन्ग वीडियो और मेरे शॉर्ट्स के क्वेश्चन, ठीक है। इतना कर लीजिए, मोर देन सफिशेंट है। उसके अलावा अगर आप पे टाइम बचता है तो बाद में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए गाइस, अब हम सेकंड चैप्टर में मिलेंगे। सो ऐसे ही स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। बाय गाइस, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।